सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। किसी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय सरकारी राजस्व के स्रोत और व्यय के क्षेत्रों का विवरण देते हुए बजट के माध्यम से सरकार वित्तीय क्रियाकलाप को स्पष्ट करता है। यह हमें संतुलित अधिशेष और घाटे के बजट की संकल्पनाओं, उनके निहितार्थों तथा उनका प्रबंधन करने के उपायों की जानकारी प्रदान करता है। राजकोषीय नीति और गुणक प्रभाव के बारे में बताता है, जो आर्थिक क्रियाकलाप पर सरकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। सरकारी बजट। भारत में सरकारी बजट मुख्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 द्वारा अधिदेशित एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाले इस विवरण में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के बारे में जानकारी शामिल होती है। बजट लेखाओं का वर्गीकरण। बजट दो प्रमुख लेखाओं में बांटे जाते हैं। राजस्व लेखा, राजस्व बजट, इसमें केवल चालू वित्त वर्ष संबंधित मदे शामिल होते हैं। पूंजी लेखा या पूंजी बजट, इसमें सरकारी प्राप्तियों, देनदारियों संबंधित मदे शामिल होते हैं। सरकारी बजट का उद्देश्य सरकार लोगों के कल्याण की वृद्धि में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा करने के लिए सरकार निम्नलिखित तरीकों से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। सरकारी बजट का आवंटन का कार्य। सरकारी कहते हैं सरकार कतिपय वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करती हैं जो बाजार तंत्र अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच विनिमय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। ऐसी वस्तुओं का वर्गीकरण वस्तुओं को विभिन्न उनकी प्रकृति और सीमा के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं वर्गीकृत किया जाता है कि किस हद तक व्यक्तियों को उनके उपभोग से बाहर रखा जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण में राष्ट्रीय रक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन आदि। निजी वस्तुओं के उदाहरण में वस्त्र, कार, खाद्य पदार्थ आदि। विशिष्ट विशेषताएं। सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं दो प्रमुख अंतर को दर्शाती हैं। गैर प्रतिद्वंद्विता, नॉन रिवैलरी। सार्वजनिक वस्तुओं में गैर प्रतिद्वंद्विता की विशेषता पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति का उपभोग दूसरों के लिए उनकी उपलब्धता को कम नहीं करता है, जैसा कि सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। वहीं निजी वस्तुओं के मामले में उपभोग की प्रकृति प्रतिद्वंदी होती है। गैर अपवर्जनीयता, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय होती हैं, अर्थात व्यक्तियों को उनके लाभों को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वे उनके लिए भुगतान न करें। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति निजी वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता है तो उसे उसका उपभोग करने से वंचित रखा जा सकता है। चुनौतियाँ और सरकारी हस्तक्षेप। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से फ्री राइडर्स नामक एक घटना होती है, जहां कुछ उपयोगकर्ता बिना भुगतान के लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिस संपत्ति का उपभोग किया जा रहा है उसका कोई अनन्य स्वामित्व नहीं होता है। भुगतान प्रक्रिया के अभाव के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों के मध्य प्रत्यक्ष पहुंच या संबंध न होने के कारण ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक प्रावधान बनाम सार्वजनिक उत्पादन। सार्वजनिक प्रावधान, इसका अभिप्राय बजट के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं के वित्त पोषण से है, जिससे बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उनके उपयोग की अनुमति मिल जाती है। सार्वजनिक उत्पादन, इसका तात्पर्य जब सरकार सीधे वस्तुओं का उत्पादन करती है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है, जो सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाता है। सरकारी बजट का पुनर्वितरण कार्य। सरकारी बजट के पुनर्वितरण कार्य को समाज द्वारा न्यायोचित माने जाने वाले वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय के वितरण को बदलने में सरकार की भूमिका के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अंतरण और
अंतरण और कर संग्रहण जैसे सरकार के हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो परिवारों की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रवाह, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय निम्नलिखित के बीच वितरित की जाती है: निजी क्षेत्र, फर्मों और परिवारों से मिलकर निर्मित आय, जिसे सरकारी निजी आय के रूप में जाना जाता है। सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक आय के रूप में जाना जाता है। निजी आय के प्रकार: निजी आय निजी क्षेत्र द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय है। व्यक्तिगत आय निजी आय का वह भाग जो परिवारों तक पहुंचता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य व्यक्तिगत आय से वह राशि जो परिवारों द्वारा व्यय की जा सकती है। आय वितरण पर सरकार का प्रभाव: सरकार अंतरण जैसे सब्सिडी या सामाजिक लाभ तथा कर संग्रहण परिवारों और फर्मों से के माध्यम से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को प्रभावित करती है। इन कार्यों के माध्यम से सरकार निष्पक्षता की सामाजिक धारणाओं के अनुरूप आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है। सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य का अभिप्राय मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर कुल मांग को बढ़ाकर या कम करके आय, रोजगार, समग्र आर्थिक स्थिरता में उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप से आर्थिक उतार चढ़ाव और समग्र मांग। आर्थिक स्थिरता काफ़ी हद तक समग्र मांग के स्तर पर निर्भर करती है, जो स्वयं निम्नलिखित के वे निर्णय से प्रभावित होती है। निजी आर्थिक एजेंट लाखों व्यक्तियों और फर्म जिसके व्यय संबंधी निर्णय, आय और ऋण उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। सरकार अपने व्यय, कराधान, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अपर्याप्त मांग के मामले में सरकार का हस्तक्षेप ऐसी समयावधियाँ उपस्थित हो सकती हैं जब अर्थव्यवस्था में भ्रम और अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए मांग का स्तर अपर्याप्त हो। मजदूरी की स्थिर स्थिति और कीमतों के एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने के कारण रोजगार का स्तर स्वतः इष्टतम स्तर पर वापस नहीं आ सकता है। ऐसे मामलों में सरकार को आर्थिक गतिविधि और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कुल मांगें बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मांग के मामले में सरकार का हस्तक्षेप इसके विपरीत ऐसी समयावधियाँ हो सकती हैं जब उच्च रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाती है, जैसे संभावित रूप में मुद्रास्फीति हो सकती है। ऐसे परिदृश्यों में सरकार की मांग कम करने, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। स्थिरीकरण कार्य का महत्व नियंत्रित मुद्रास्फीति और इष्टतम रोजगार स्तर के साथ एक स्थिर आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक परिदृश्य के आधार पर मांग को बढ़ाने या कम करने के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप में निहित है। प्राप्तियों का वर्गीकरण: राजस्व प्राप्तियों को उन प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है लेकिन सरकार पर कोई दावा नहीं बनता है, इसलिए गैर प्रतिदेय नॉन रिडीमेबल कहा जाता है। इसे सामान्यतः कर राजस्व और गैर कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है। कर राजस्व वह होता है जो सरकार द्वारा कराधान के माध्यम से एकत्र की जाती है। कराधान सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। कर राजस्व को आगे निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो कोई व्यक्ति या संगठन सीधे सरकार या उसे लगाने वाली संस्था को अदा करती है। इसके निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं। व्यक्तिगत आय कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। निगम कर फर्मों के लाभ पर लगाया जाता है। संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति शुल्क अपसम्पत्ति जैसे अन्य प्रत्यक्ष करों को राजस्व से उनके न्यूनतम योगदान के कारण कागजी कर, पेपर टैक्स कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला कर है। इसके उदाहरण हैं उत्पाद शुल्क, घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं पर शुल्क, सीमा शुल्क, आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर कर, सेवा कर, सेवाओं के
प्रावधान पर लगाया जाता है। कराधान प्रणाली की को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रगतिशील कराधान प्रणाली, इस कराधान प्रणाली में उच्च आय पर उच्च कर दर आरोपित की जाती है। अनुपातिक कराधान प्रणाली, इस कराधान प्रणाली को कर की दर लाभ के एक विशेष अनुपात के रूप में होती है। अप्रत्यक्ष करों को आवश्यक वस्तुओं पर छूट देने या कम दरें लगाने, आराम और अर्ध विलासिता वस्तुओं वाली वस्तुओं पर मध्यम दरें तथा विलासिता वाली वस्तुओं पर तंबाकू, पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी दरें लगाने की दृष्टि से संरक्षित किया जाता है। गैर कर राजस्व सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय है। उदाहरण के लिए ब्याज प्राप्तियां केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से लाभांश और लाभ, सरकारी निवेश, शुल्क और अन्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए नगद अनुदान सहायता, विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। वित्त विधेयक से निम्नलिखित कर प्रस्तावों से प्रभावित होता है। पूंजीगत प्राप्तियों को सरकार द्वारा ऋण या अपनी संपत्ति की बिक्री के माध्यम से प्राप्त मौद्रिक लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राप्तियां या तो देनदारी को सृजित करती हैं या सरकार की वित्तीय संपत्तियों को कम करती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां निम्नलिखित हैं। ऋण वह धनराशि है जो कोई व्यक्ति, कंपनी या सरकार किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार लेती है। सरकार द्वारा प्राप्त किए ऋण को ऋण प्रदाता एजेंसियों को चुकाना पड़ता है। इसलिए ऋण से देयता का सृजन होता है। नए ऋण लेने का अर्थ है कि इन ऋणों पर ब्याज के भुगतान के साथ साथ भविष्य में ऋण का पुनर्भुगतान करना। सरकारी संपत्तियों की बिक्री जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के विनिवेश के परिणाम स्वरूप सरकार की कुल वित्तीय संपत्तियों में कमी आती है। इस विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी शेयरों की बिक्री से है। बिक्री के बाद सरकार भविष्य की आय का परित्याग कर देती है जो उस परिसंपत्ति से सृजित हो सकती है। ऋण सृजन और गैर ऋण सृजन प्राप्तियां, डेप्ट क्रिएटिंग एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसिप्ट। ऋण प्राप्तियां, ये प्राप्तियां जो सरकार के लिए वित्तीय देनदारियां सृजित करती हैं। उदाहरण के लिए ऋण। गैर ऋण प्राप्तियां, ये प्राप्तियां जो सरकार के लिए कोई वित्तीय देनदारी सृजित नहीं करती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के निहितार्थ, हालांकि ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों के कारण देनदारियां सृजित होती हैं। परिसंपत्ति की बिक्री उन परिसंपत्तियों से भविष्य की आय की क्षमता के साथ साथ सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति के आधार को कम करती है। व्यय का वर्गीकरण। राजस्व से तात्पर्य केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय से है। इसमें सरकारी विभागों और सेवाओं के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक व्यय, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान तथा सरकारी, राज्य सरकारों और अन्य पक्षों को वितरित अनुदान शामिल। राजस्व व्यय का वर्गीकरण। बजट दस्तावेजों के अनुसार राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय 2020-21 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां में कर राजस्व, निवल गैर कर राजस्व, योजनागत राजस्व व्यय, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये केंद्रीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता संबंधित होता है। गैर योजनागत राजस्व व्यय, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सरकार की सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। गैर योजनागत व्यय की तुलना में कोई मुख्य मदे ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी, वेतन और पेंशन, ब्याज भुगतान, ऑन मार्केट ऋण, बाह्य ऋण और विभिन्न आरक्षित निधि। गैर योजनागत राजस्व व्यय के सबसे बड़े घटक हैं रक्षा सेवाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे प्रतिबद्ध व्यय के रूप में माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण कटौती की बहुत कम गुंजाइश है। सब्सिडी, ये कल्याण अभिवृद्धि पर
केंद्रित महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की कम कीमत निर्धारित करने के माध्यम से संघ की अंतर्निहित हो सकती है या निर्यात ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थों और उर्वरक जैसी वस्तुओं पर स्पष्ट रूप में दी जा सकती हैं। वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारी के लिए पूंजीगत व्यय से तात्पर्य सरकारी व्यय से है जिसके परिणामस्वरूप भौतिक और या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ये वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण का अर्जन, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पीएसयू और अन्य क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम। पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण: पूंजीगत व्यय को बजट दस्तावेजों में योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। योजनागत पूंजीगत व्यय केंद्रीय योजनाओं और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से संबंधित है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय इसमें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। एक राष्ट्रीय नीति विवरण के रूप में बजट विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति विवरण बन गया है, जो देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, उसे आकार प्रदान करता है, इसके द्वारा स्वयं आकार ग्रहण करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व: बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM का अनिवार्य किए गए और बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले नीति विवरण शामिल हैं। इसमें मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण यह विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों हेतु 3 वर्ष के लिए रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करता है, जो राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय के वित्त पोषण की स्थिरता और बाजार आधार सहित पूंजी प्राप्तियों के उत्पादक उपभोग की जांच करता है। राजकोषीय रणनीति विवरण यह सरकार के राजकोषीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है और वर्तमान नीतियों की जांच करता है तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में किसी भी विचरण को उचित मानता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा विवरण ये जीडीपी विकास दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और बाह्य संतुलन से संबंधित अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का अवलोकन करता है। संतुलित अधिशेष और घाटे का बजट के प्रकार सरकार के राजस्व संग्रह व्यय के बीच संबंध के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। संतुलित बजट यह तब होता है जब सरकार का व्यय उनके राजस्व संग्रह के बराबर होता है। यदि अधिक व्यय आवश्यक है तो सरकार को बजट संतुलित बनाए रखने के लिए करों के माध्यम से तदनुरूपी राशि एकत्र करने की आवश्यकता होगी। अधिशेष बजट यह तब होता है जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है। घाटे का बजट यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां सरकार का व्यय उनके राजस्व से अधिक होता है, जो तीनों में से सर्वाधिक देखने को मिलता है। बजट निहितार्थ: बजट परिदृश्य सरकार की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय नीति के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। एक संतुलित बजट तटस्थ राजकोषीय दृष्टिकोण का संकेत है। अधिशेष बजट एक संकुचनकारी राजकोषीय दृष्टिकोण का संकेत है। घाटे का बजट एक विस्तारवादी राजकोषीय दृष्टिकोण को इंगित करता है, जो मंदी के दौरान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया हो सकता है। हालांकि इससे सरकारी ऋण का संचय होता है। सरकारी घाटे का माप: सरकारी घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार अपने राजस्व संग्रह से अधिक व्यय करती है। सरकारी घाटे के विभिन्न माप विद्यमान हैं, जिसमें प्रत्येक के अलग अलग वार्षिक निहितार्थ। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। सूत्र: राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। 2020-21 में राजस्व घाटा जीडीपी के 2.7% बताया गया। यह केवल सरकार की वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करने वाले विनियमन का हिसाब रखता है। राजस्व घाटा सरकार की निर्बचत सेविंग को इंगित करता है, क्योंकि सरकार अपने उपभोग व्यय को वित्त पोषित करने के लिए अन्य आर्थिक क्षेत्रों से बचत का उपयोग करती है।
इसलिए निवेश और उपभोग दोनों आवश्यकताओं के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा उधार के बिना कुल सरकारी व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। सूत्र सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजन प्राप्तियां। गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियों के ऋण की वसूली और पीएसयू की बिक्री से प्राप्त आय शामिल है, जिसमें ऋण में वृद्धि नहीं होती। राजकोषीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है, सभी स्रोतों से कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर निवल घरेलू उधार प्लस आरबीआई उधार प्लस विदेश से उधार। यह सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और सार्वजनिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। राजकोषीय घाटे का सबसे महत्वपूर्ण अंश यह दर्शाता है कि उसका उधार एक बड़ा हिस्सा निवेश से अलग उपभोग व्यय के लिए किया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से इंगित ऐसे राजकोषीय घाटे से संचित ऋण पर ब्याज दायित्वों को अलग रखते हुए वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर केंद्रित है। सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस देनदारियां। निवल ब्याज देनदारियों में निवल घरेलू आधार पर सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज भुगतान घटाकर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। निहितार्थ और परिणाम घाटे के उपाय सरकार के राजकोषीय अनुमान उधार आवश्यकताओं और आर्थिक स्थिरता और विकास पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर घाटा विशेष रूप से राजस्व घाटा अस्थिर उधार ऋण के संचयन और अंतः व्यय की कटौती के कारण बन सकती है, जो विकास और कल्याण के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।